अब इसमें जो मुद्दा है नई शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, उस पर जरा चर्चा करना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP इसको कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो एक भूमिका, सामान्य पहलू इसका जाना जाए। और आप लोगों का नोट्स जो है आप लोग ले लिए होंगे सामान्यतः। उसमें इस बार सोशल जस्टिस का पहले 2 वॉल्यूम बनता था, वॉल्यूम 1 और 2, इस बार 3 वॉल्यूम बना है। तो 1 और 2 ये तो आपका सिलेबस है, लेकिन 3 नंबर में कुछ जो व्यवहारिक मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय से संबंधित जो व्यवहारिक मुद्दे हैं, उसको वॉल्यूम 3 में रखा गया है। ये 3 वॉल्यूम नोट्स है आप लोगों का। तो आप लोग जो लोग नहीं लिए होंगे आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि फिर उसमें आपको समझने में दिक्कत आएगा, जिससे नई शिक्षा नीति और तमाम जो चीजें हैं पुराने मैटर में तो होगा नहीं। तो ये जो एक तो पहले भूमिका समझना है, फिर इसका जो है मुख्य प्रावधान जानना है कि मुख्य प्रावधान क्या क्या है, फिर इसका एक विश्लेषण करना है कि इसका क्या महत्व है और क्या इसकी समस्याएं हैं, समस्याएं या चुनौतियां। फिर आप जानते हैं 1 वर्ष पूरा हो गया है, तो उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाएगा। तो देखिए ये जो नई शिक्षा नीति है, तो आप लोग जैसे पढ़ते हैं कि हमारे यहां जो है जो हम लोग आजाद हुए थे, बल्कि आजादी के पहले ही कह सकते हैं कि 1948 में जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया था, वहीं से जो है शुरुआत मानी जाती है। फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग एक बनाया गया था, 1952 की बात है। फिर इसके बाद जो है कोठारी आयोग बनाया गया था 1964 में। तो इस क्रम में हम लोग जो है शिक्षा की शुरुआत किए थे। फिर आपको ध्यान होगा कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था 1976 में। फिर 1986 में 1986 में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी बनाई गई थी। इसमें थोड़ा बहुत संशोधन जो है 92 में किया गया था, और वही शिक्षा नीति हमारे यहां चल रही थी। तो आप देख रहे हैं कि 2016 में TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में, पूरा नाम इनका है TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था, एक समिति बनाई गई थी। इसने अपनी रिपोर्ट दिया था। उस रिपोर्ट में मानव संसाधन जो मंत्रालय हम लोग का था, अब जो शिक्षा विभाग है, तब जानते हैं कि मानव संसाधन मंत्रालय ने एक प्रारूप भी तैयार किया था 2016 में, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया। फिर इसके बाद हम लोगों ने जून 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति बनाया था हम लोगों ने, प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति इसको कहा गया था। और कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में जो समिति बनाया गया था, इसने 2019 में अपनी रिपोर्ट दी। 2019 में जो रिपोर्ट आई, तो इसी के परामर्श पर ही, मतलब सुब्रमण्यम समिति और कस्तूरी रंगन समिति, दोनों की रिपोर्ट के आधार पर जो है 2020 में हम लोग के यहां नई शिक्षा नीति बनाई गई। तो आप जानते हैं कि जो नई शिक्षा नीति बनाई गई, उसमें लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों का भी सर्वे कराया गया था। 6000 से ज्यादा जो है ब्लॉक का सर्वे कराया गया था, लगभग 700 जिलों का सर्वे कराया गया था। उसके बाद ये रिपोर्ट एक तैयार की गई थी। और जो हम लोग की 1986 से 1986 से जो शिक्षा नीति चली आ रही थी, इसी शिक्षा नीति की जगह पर जो है नई शिक्षा नीति को लागू किया गया, मतलब 34 वर्ष बाद।
34 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति जो है उसको लागू किया गया है। तो पहले 4 लाइन भूमिका लिख दीजिए। आजादी के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ब्रैकेट में 1948, 47 में हम लोग आजाद हो गए तो 48 में बनाया गया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग ब्रैकेट में 1964, के माध्यम से शिक्षा नीति की शुरुआत हुई, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाया गया। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाया गया। दो 2016 में सुब्रमण्यम समिति तथा 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति बनाई गई, जिसने 2019 में अपनी रिपोर्ट दी। 2019 में अपनी रिपोर्ट दी और इसी आधार पर 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति 2020 में बनाई गई। में बनाई गई और 2021 में इसके 1 वर्ष पूरे होने पर इसकी समीक्षा भी की गई। ठीक है, अब इसके क्या क्या मुख्य प्रावधान है, थोड़ा उस पर चर्चा कर लिया जाए। देखिए, पहला चीज कि यह जो शिक्षा नीति है, यह शिक्षा नीति एक व्यापक स्वरूप रखता है। व्यापक स्वरूप का मतलब यह है कि जो मूलभूत साक्षरता है, संख्या ज्ञान है, उसके साथ जो है बच्चों की रुचि और उनकी प्रतिभा के अनुसार जो है कैरियर चुनने की स्वतंत्रता देता है। नंबर 1, मूलभूत साक्षरता तथा संख्या ज्ञान प्राप्त करने के साथ बच्चों की उनकी रुचि और प्रतिभा के अनुसार कैरियर चुनने की स्वतंत्रता देता है। दूसरा ये देखिए, यह जो शिक्षा नीति है, इसमें जो है मानवीय और संवैधानिक मूल्यों का समावेश किया गया है। मानवीय और संवैधानिक मूल्यों का मतलब यह है कि जैसे हम लोग स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, शिष्टाचार की बात करते हैं, सेवा की भावना की बात करते हैं, जिम्मेदारी की बात करते हैं, इन सब मूल्यों का समावेश इस शिक्षा नीति में किया गया है। नंबर 2,
इस शिक्षा नीति में मानवीय तथा संवैधानिक मूल्यों डैश समानुभूति भी लिख सकते हैं, इंपैथी पढ़े थे आप लोग, इथिक्स में आप लोग बताया भी था, इंपैथी, समानुभूति, स्वच्छता, शिष्टाचार, सेवा की भावना, उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों को समाहित करता है, देखिए हम लोग आज तक बचपन पर ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन शिक्षा नीति में बचपन पर भी ध्यान दिया गया है कि बचपन की देखभाल होनी चाहिए और स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा जो है सभी स्तरों तक एक तालमेल होना चाहिए। एक सिनर्जी इन सिलेबस कहा जाता है कि पाठ्यक्रम में तालमेल होना चाहिए। ये नहीं कि कोई बच्चा, देखिए हम लोग क्या जो है साइंस पढ़ा फिर बीए पढ़ लिया, अब साइंस का कोई मतलब नहीं रहा, बीएससी कर लिया तो एमए कर लिया, कोई तालमेल है, उसका कोई लाभ मिला नहीं मिला। तो यहां पर देखा जाए तो पाठ्यक्रम में तालमेल बैठाने का प्रयास किया गया है और साथ ही साथ जो है इसमें यह कहा गया कि भाई सभी स्तर का, जैसे बचपन है, बचपन में जो शिक्षा होता है उस शिक्षा में जो है सीखने का जो पहलू है उस पर हम लोग बल दें। कहीं ना कहीं जो है जो बुनियादी साक्षरता जिसको कहते हैं, जिसे अभी मैं बताया कि संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त है, तो इस शिक्षा नीति में जो है जैसे बच्चा छोटा है, अभी मैं उसको आगे बताता हूं, नंबर 3 लिखिए। इस शिक्षा नीति में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के साथ बचपन की देखभाल तथा स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम में तालमेल स्थापित करने की बात की गई है। सिनर्जी इन सिलेबस उसको कहा जाता है। तालमेल स्थापित करने की बात की गई है। इसी पर देखिए, जैसे आप देखे होंगे कि ये जो शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति में जो है 5+3+3+4 ये प्रणाली लागू किया गया है। भाई 5 वर्ष जो है, पहले समझिए तब लिखिएगा। 5 का मतलब यहां पर हुआ फाउंडेशन स्टेज, बुनियादी चरण इसको कह सकते हैं कि ये जो है बुनियादी चरण है। बुनियादी चरण का मतलब यह है कि जो बच्चा है उसको शुरुआती दौर में हम लोग क्या करेंगे कि 3 वर्ष तक जो है उसको नैतिक शिक्षा देंगे। इसके बाद 1 और 2 क्लास में जो पढ़ाया जाता है प्राथमिक विद्यालय का जो 2 वर्ष होता है वो पूरा करेगा। तो यहां पर जो है 3 से 8 वर्ष तक जो है इसको रखा गया कि हम लोग 5 वर्ष तक ये काम करेंगे। इसके बाद 5+3 का मतलब होता है कि प्रिपरेटरी स्टेज इसको कहा गया। प्रिपरेटरी स्टेज का मतलब कि तैयारी का चरण,
तैयारी का चरण। तैयारी के चरण का मतलब यह हुआ कि 8 से 11 वर्ष तक बच्चा जो है ये पढ़ाई पढ़ेगा। 8 से 11 वर्ष का मतलब हुआ कि कक्षा 3, 4, 5। इसमें जो है, इसमें क्या हो गया था, इसमें प्रारंभ का 3 वर्ष, प्रारंभ का 3 वर्ष, और फिर कक्षा 1 और 2, और इसमें हो गया कक्षा 3, 4 और 5। तो इसको हम लोगों ने जो है तैयारी का चरण कहा है कि बच्चा यहां पर तैयार हो रहा है आगे के लिए। फिर इसके बाद जो +3 लिखा है, इसका मतलब है मध्य चरण, मध्य चरण, मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज का मतलब यह हुआ कि ये जो 11 वर्ष से लेकर और जो है 14 वर्ष तक, और यहां पर 11 से 14 वर्ष तक बच्चा जो है वो कक्षा 6, 7 और 8, ये 3 वर्ष इसका ये माना जाएगा। इसके बाद जो 4 हमने लिखा है, इसको कहा गया है उच्च चरण, सेकेंडरी स्टेज, उच्च चरण। उच्च चरण का मतलब यहां पर यह हुआ कि 14 से 18 वर्ष, 14 से 18 वर्ष, 14 से 18 वर्ष का मतलब कक्षा 9, 10, 11 और 12, ये 4 कक्षा यहां पर पढ़ेगा। इसको बोलते हैं 5+3+4 प्रणाली। बल्कि ऐसे बना लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। क्या लिखने क्या मतलब है, ऐसे बना लीजिए जितना जरूरत होगा कि इसमें 4 चरणों की बात की गई है। बुनियादी चरण नंबर 1, फिर इसके बाद तैयारी का चरण, फिर मध्य चरण, फिर इसके बाद उच्च चरण। 4 चरण इसमें होंगे। बात समझिए। देखिए, इसमें जो है ये जो नई शिक्षा नीति है, इसमें प्रायोगिक शिक्षा, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जिसको नाम दिया गया है, प्रायोगिक शिक्षा में बल दिया गया है, व्यवहारिक शिक्षा बल दिया गया है। इसमें जो है कला सिखाया जाएगा, खेल सिखाया जाएगा, कहानी सुनाकर सिखाया जाएगा। इस तरह से प्रोत्साहित करने की व्यवस्था है। हमने बताया कि बचपन की देखभाल, क्योंकि ये माना जाता है कि जो बच्चा है छोटा, 6 वर्ष की आयु तक ही उसका जो है ज्यादा जो है दिमाग जितना डेवलप हो सकता है, लगभग 85%, 80% तक 6 वर्ष की आयु तक ही डेवलप होता है। तो यहां पर इस बात पर बल दिया गया कि हम लोग उसको जो है वो देखा जाए तो सिखाने का कार्य करेंगे। सिखाने का कार्य का मतलब मैं बताया कि यहां पर जो है नंबर 5, 5वां पॉइंट समझिए, जिसमें बताया कि प्रायोगिक शिक्षा लिखिए। अगला पॉइंट लिखिए, सभी चरणों में प्रायोगिक शिक्षा के साथ व्यवहारिक शिक्षा, खेल, एकीकरण और कहानी पर आधारित सीखने की कला, और कहानी पर आधारित सीखने की कला को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसे क्या समझिए, इसमें जो है इवोल्यूशन जो प्रोसेस है, जो आकलन प्रक्रिया है, संख्यात्मक आकलन के बजाय जो है 70%, 80%, 90% ये नहीं, संख्यात्मक आकलन की जगह पर जो है रचनात्मक आकलन अपनाने की बात की गई है। योग्यता आधारित, कि आखिर बच्चा कितना योग्य बना है। अगला पॉइंट, आकलन की प्रक्रिया में संख्यात्मक आकलन की जगह नियमित एवं रचनात्मक आकलन को अपनाने की बात की गई है।
जो योग्यता आधारित होगा, जो योग्यता आधारित होगा, जो योग्यता आधारित होगा, इसी पर देखिए जो डिजिटल शिक्षा है, इसमें डिजिटल शिक्षा की बात की गई है कि डिजिटल जो संसाधन है उसको विकसित किया जाएगा और डिजिटल संसाधन में जो भी बुनियादी ढांचा है, सामग्री है, चाहे कैपेसिटी बिल्डिंग है, इस तरह की चीजों का समेकन किया जाएगा। अगला पॉइंट, इस शिक्षा प्रणाली में डिजिटल शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया है। डिजिटल शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया है। डिजिटल शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया है, जिसमें प्रौद्योगिकी इकाई का विकास करना, प्रौद्योगिकी इकाई का विकास करना तथा सामग्री और क्षमता निर्माण, सामग्री और क्षमता निर्माण पर बल दिया जाएगा। सामग्री और क्षमता निर्माण पर बल दिया जाएगा। इसी को देखिए, आपको ध्यान होगा कि 3 लैंग्वेज जो फार्मूला है, इसमें जो है 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाया गया है कि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में जो है, इसमें कहा गया कि कक्षा 5 तक जो है मातृभाषा या स्थानीय भाषा जो है, मदर लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज जिसको कहते हैं, उसमें पढ़ाई करवाया जाएगा। और जानते हैं कि इसमें हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, इन सब भाषाओं में पढ़ाई करने का सुझाव दिया गया है। तो मातृभाषा पर बल दिया गया है। अगला पॉइंट लिख दीजिए, इसमें त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया है। त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया है। त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया है, जिसमें कक्षा 5 तक मातृभाषा आप की स्थानीय भाषा में पढ़ाई करने का सुझाव दिया गया है। पढ़ाई करने का सुझाव दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा कि नोट्स में से 2-4 पॉइंट और भी नोट कर डालिएगा। मैं 2-4-5 बता दिया, जो मुख्य मुख्य पहलू था उस पर मैंने चर्चा कर दिया। अब हम लोग जो है इसमें 2-4 पॉइंट और भी लिख डालिएगा आप लोग। अब थोड़ा सा इसके महत्व और समस्या पर हम लोग चर्चा करते हैं कि इसका क्या महत्व है, इस शिक्षा नीति का महत्व। हरी बनाई, इस शिक्षा नीति का क्या महत्व है। देखिए, पहला चीज समझिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि विद्यालय स्तर पर जो व्यवसायिक अध्ययन होगा, जो कौशल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। तब जानते हैं कि हमारे यहां जो है औपचारिक व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले केवल 4% लोग ही हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में देखा जाए तो 6%। तो लोगों का जो कौशल क्षमता है उसको विकास करने में शिक्षा प्रणाली मदद करेगा, व्यवसायिक शिक्षा का प्रसार करेगा, स्वरोजगार के लिए अवसर प्रदान करेगा। नंबर 1, यह शिक्षा प्रणाली व्यवसायिक अध्ययन
तथा कौशल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, व्यवसायिक अध्ययन तथा कौशल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसके कारण युवाओं में कौशल क्षमता बढ़ाया जा सकता है, युवाओं में कौशल क्षमता बढ़ाया जा सकता है, व्यवसायिक शिक्षा का प्रसार हो सकता है, जिससे स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिससे स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे, देखिए दूसरा महत्व समझिए। दूसरा महत्व क्या है? अब देखते हैं कि हम लोगों के यहां जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो जीडीपी है अभी फिलहाल जो है 4.6% ही जो है भारत जो है शिक्षा पर व्यय करता है। और अभी एक रैंकिंग आई थी तो 60 से ज्यादा रैंकिंग भारत की चल रही है, 60 देशों के नीचे। इसमें 6% जीडीपी का खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इससे जो है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो डिजिटल शिक्षा पर बल दिया गया, इससे ग्रामीण स्तर पर जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकती है। नंबर 2, शिक्षा नीति में जीडीपी का 6% खर्च करने की बात की गई है। जीडीपी का 6% खर्च करने की बात की गई है। जिसके कारण आधारभूत संरचना का विकास होगा और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने से ग्रामीण स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए तीसरा महत्व समझिए। जो मातृभाषा में शिक्षा की बात की गई है, तो जो स्थानीय कला संस्कृति है उसका संरक्षण भी होगा और साथ ही साथ जो हमारे यहां जो है भाषाएं जो लुप्त हो रही हैं, उन भाषाओं को हम बचा भी सकते हैं। सांस्कृतिक विविधता से परिचित होने का भी मार्ग प्रशस्त होगा, क्योंकि त्रिभाषा जो फार्मूला है उसको इसमें लागू किया गया है। नंबर 3, त्रिभाषा फार्मूला लागू होने से सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण होगा। सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण होगा। भारतीय भाषाएं अपना अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। भारतीय भाषाएं अपना अस्तित्व बनाए रख सकती हैं और साथ ही स्थानीय कला और संस्कृति का भी संरक्षण होगा। स्थानीय कला और संस्कृति का भी संरक्षण होगा। देखिए इसमें कहा गया कि जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं उनका भी कैंपस खोला जाएगा और विदेशों में भारतीय विद्यालयों को भी, विदेशों में भारतीय विश्वविद्यालय के भी परिसर होंगे,
उससे दूसरे विश्वविद्यालयों से हमारा आदान प्रदान होगा। तो इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ यह होगा कि वैश्विक स्तर पर जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी, वैश्विक स्तर का पाठ्यक्रम भी हमारे यहां प्रयोग होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो है, जो आज शिक्षा के स्तर पर जो है वैश्विक स्तर पर जो रैंकिंग हम लोग के पीछे बहुत नीचे है, उस रैंकिंग में भी सुधार हो सकता है। एक पॉइंट और लिख दीजिए, विदेशों में भारतीय विश्वविद्यालयों के परिसर स्थापित होंगे, विदेशों में भारतीय विश्वविद्यालयों के परिसर स्थापित होंगे और विदेशी विश्वविद्यालयों का कैंपस भी भारत में स्थापित होगा। जो मैं पढ़ाया बेटा आप लोगों को, विदेशी विश्वविद्यालयों का कैंपस भी भारत में स्थापित होगा। इसके कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इसके कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। और विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयों के रैंकिंग में भी सुधार आएगा। विश्वविद्यालयों के रैंकिंग में भी सुधार आएगा। विश्वविद्यालयों के रैंकिंग में भी सुधार आएगा। अब समस्या चली कि क्या क्या समस्याएं हैं इसमें, या क्या क्या समस्या आ सकती है, चुनौतियां। सबसे पहली बात तो आप देख रहे हैं कि जो कोरोना संकट चल रहा है, इस महामारी में इसमें कहा गया कि जीडीपी का 6% पैसा खर्च किया जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि स्थिति सरकार की काफी दयनीय है और ऐसी दशा में इतना पैसा हम नहीं खर्च कर पाएंगे। नंबर एक, पिछले 2 वर्षों से महामारी चल रही है, सरकार की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, सरकार की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, जिसके कारण जीडीपी का 6% शिक्षा, जीडीपी का 6% शिक्षा में व्यय करना कठिन कार्य है। दूसरा बात देखिए, इसमें भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई, लेकिन उसकी व्यवहारिक समस्या है कि रोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्यों में लोग जाते हैं, नौकरी करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो ऐसी दशा में जो है उनको भाषा फिर समस्या बनेगा। उनका जो है, भाई कोई बच्चा है मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण किया, वो केरल चला गया, तब तो फिर गड़बड़ हो गया ना सब। नंबर 2, मातृभाषा में शिक्षा व्यवहारिक समस्या उत्पन्न करेगा, व्यवहारिक समस्या उत्पन्न करेगा, क्योंकि वर्तमान में रोजगार के लिए लोग एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाते हैं, और संविधान में भी कहीं भी निवास करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें समस्या आएगी। अब देखिए, जो हमारे यहाँ शिक्षा का अधिकार जो हम लोगों ने अनुच्छेद 21A में जोड़ा और जिसके लिए अधिनियम बनाया 2009 में,
1 अप्रैल 2010 से उसको लागू किया गया और जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, उन दोनों में बहुत सारी कुछ समस्याएं आ रही है। तो कहीं ना कहीं उसमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा। जो हमारा शिक्षा का अधिकार दिया गया है, लिख दीजिए। छियासीवां संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार में समाहित किया गया और इसे लागू करने के लिए इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। दूसरी ओर नई शिक्षा नीति 2020 के अनेक प्रावधान अंतर्विरोध उत्पन्न करते हैं, अंतर्विरोध उत्पन्न करते हैं। अर्थात कानूनी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, अर्थात कानूनी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और चौथा बात समझिए, भाई शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र मान लीजिए नई शिक्षा नीति बना दिया, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है राज्यों को भी तो विश्वास में लेना पड़ेगा। भारत में 60 से अधिक शिक्षा बोर्ड काम कर रहे हैं, उनके भी तो सहयोग की आवश्यकता होगी। जबकि बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो फिर इसको लागू करने में समस्या आएगा। अगला पॉइंट, समस्या। भारत में संघीय व्यवस्था है जहां शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जहां शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। साठ से ज्यादा शिक्षा बोर्ड कार्य कर रहे हैं, 60 से ज्यादा शिक्षा बोर्ड कार्य कर रहे हैं, जिसमें समन्वय करने में समस्या आएगी, जिसमें समन्वय करने में समस्या आएगी। जिसमें समन्वय करने में समस्या आएगी, ठीक है। 3-4 समस्या हो गया ना। अब जैसे समझिए, इसमें अभी जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि हम लोगों के यहां जो है, जो अभी रिपोर्ट आई थी एक, तो रिपोर्ट आई थी तो इसमें जो है जैसे नई शिक्षा नीति के जो 1 वर्ष पूरे हुए हैं, उस रिपोर्ट पर जो है प्रथम वर्षगांठ कर सकते हैं, इस पर एक विचार किया गया था। और विचार करके कहा गया कि भाई मूल्यांकन जो पद्धति है, उस मूल्यांकन पद्धति में हम लोग सुधार करेंगे। प्रधानमंत्री ने उस दिन भाषण भी दिया था। फिर हम लोग जो है, जो हम आधारभूत संरचना है, उस आधारभूत संरचना में हम लोग सुधार करेंगे कि आधारभूत संरचना में किस तरह से सुधार किया जाए जिससे यह शिक्षा नीति जो है लागू हो सके। क्योंकि 21वीं सदी की प्रथम शिक्षा नीति है और जो हमारे यहां सतत विकास एजेंडा है 2030 का, उसके अनुरूप इसको कैसे बनाया जाए, इस पर भी चर्चा हुआ था। महाविद्यालयों में जो है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा, तो कैसे इसको लागू किया जाएगा कि भाई हिंदी में, तमिल में, मराठी में, बांग्ला में हम लोग जो है महाविद्यालयों में शिक्षा देंगे, तो कैसे लागू हो पाएगा। इन सब चीजों पर इस पर चर्चा किया गया था। और फिर जो है एक इसमें एक भी मुद्दा आया था कि जो जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का समाधान हम लोग किस प्रकार से करेंगे। एक तो ये सब चर्चा हुआ था, तो इसके 1 वर्ष पूरे भी हो गए। अब सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।